शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर सम ऑफ योर डाउट। सबसे पहली चीज की जो एग्जाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आता है। वो बात अलग है कि आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं यूपी टीजीटी के वो सारे के सारे हिंदी में ही मिलते हैं। इंग्लिश में अभी तक मुझे कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं मिला है जो कि पर्टिकुलरली यूपी टीजीटी के लिए हो और उसका मीडियम इंग्लिश हो। सो यहाँ पर ये चीज है कि भले ही आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है और जो मोस्टली वीडियोस आप देखेंगे जहाँ पर वो पेपर सॉल्व कराते हैं वो सारे हिंदी मीडियम में है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो पेपर आएगा वो हिंदी मीडियम में आएगा। दैट विल बी बाइलैंग्वेज, इंग्लिश में भी आएगा। सो उसके लिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट वॉइस। भाई वॉइस का जो प्रॉब्लम है दैट आई कांट डू एनीथिंग, आई ट्राइड बेस्ट ऑफ माई रिसोर्सेज, बट अभी आपको इसी आवाज से काम चलाना पड़ेगा। मेरा माइक जो है वो काम नहीं कर रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज कि वीक 3 में जो भी हमें सब्जेक्ट्स करने थे या फिर हमने जो भी प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। रीजन वॉज टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। So I was not able to do those things, but still I am trying best of my potentials, best of my resources, whatever I can do for this channel I am doing, and I hope you can manage with this voice. हाँ प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आवाज कम आ रही होगी या फिर कई लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं ब्लूटूथ यूज करने के लिए। I had tried each and everything, but this was the final thing which I can do, so please go for this. फिर हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। हमने रिक्रिएशन पढ़ लिया है, लीडरशिप पढ़ लिया है, फिर आता है आपका कैंप। लीडरशिप और रिक्रिएशन जो है उन दोनों को पढ़ने के बाद आता है जो कैंप, वो आपके एक ही यूनिट से बिलोंग करता है अगर हम यूपी टीजीटी के सिलेबस की बात करें। सो द थिंग इज कि जो तीनों ही यूनिट है या तीनों ही जो टॉपिक है आपके रिक्रिएशन, लीडरशिप एंड कैंप, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कि ये जो चीज है वो कब बनी थी या फिर इसमें कितने लोग होते हैं, ये कमेटी इसकी कब बनी, ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दे आर प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन सी चीजें जो है वो इसमें आती हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो इट इज ऑल अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सारे क्वेश्चंस आराम से करके आएंगे। फिर बात करें कि कैंप क्या है, विच इज आवर टुडेज टॉपिक। तो कैंप इज सिंपली अ प्लेस वेयर पीपल लिव टेम्परेरी फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जो कैंप है वो एक ऐसी जगह है जहां लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, वहां जाके बस नहीं जाते हैं। और क्यों रहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो भी उन्हें जो चीजें हैं करनी है, उनके जो भी मोटिव्स हैं, जो भी उन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए ही यहाँ पर कैंप जो है वो होता है। कैंप को हम आउटडोर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। जो एजुकेशन है जो हम लेते हैं क्लासरूम में ले रहे हैं, इस समय जो हमारी हो रही है ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, दीज ऑल आर फॉर्मल एजुकेशन। जहां पर आप क्लासेस में जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, वहां पर जो चीजें यूज करते हैं वो टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। यानी क्या यूज करेंगे? चॉक, बोर्ड, मार्कर, मॉडल्स का यूज करेंगे, स्लाइड्स का यूज करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे। बट दोज ऑल थिंग्स आर जस्ट मॉडल्स। वो एक्चुअल चीज वहां पर नहीं लेकर आ सकते। क्लास में आपको पेड़ लाकर नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती है। मे भी कुछ चीजें वो लाके दिखा सकते हैं, लैब में आपको कुछ चीजें दिखाई जा सकती हैं, बट जो एक्चुअल रियलाइजेशन है चीजों का, अगर हम एजुकेशनल टर्म में बात करें, जब आप उन चीजों से एक्चुअल से रूबरू होते हो तब आप उन चीजों को समझते हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। सो दैट इज कैंप एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप। ये है बेसिक जो कैंप का। हमारे फील्ड में हम जो कैंप की बात करते हैं वो बात करते हैं नेशनल कैंप लगता है या फिर किसी स्टेट के लिए कैंप लगता है, कोई इवेंट होने वाला होता है उसके लिए कैंप लगता है। सो हम उस कैंप के बारे में बात करते हैं। तो उन कैंप का भी ऑब्जेक्टिव भी यही है, वो कैंप भी इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से लगाए जाते हैं और वो भी अस्थायी होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता जहां पर आप जाके बस जाते हैं कि नहीं अब तो हम कैंप में आए हैं फिर यहीं पे रहेंगे, अब जब मर्जी होगा तो जाएंगे। नहीं, कोई भी कैंप जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज फिक्स्ड और उसके जो गोल्स है, उसके जो मोटिव्स हैं दे आर आल्सो फिक्स्ड। फिर हम और बात करें कि कहाँ कहाँ हमारे कैंप जो है वो यूज करते हैं। सो जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं, 3rd 4th क्लास के, उनको बाहर लेके जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में लेके जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो भी एनिमल्स देखे हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे जो अलग है उन्होंने जो देखे हैं
वो सिर्फ इमेजेस देखी हैं, बुक में देखे होंगे, स्लाइड्स में देखे होंगे, मॉडल्स में देखे होंगे, उनकी जो आवाजें हैं वो सिर्फ सुनी होंगी, उनको एक्चुअल में नहीं देखा होगा। तो जब आप उनको लेकर जाते हैं और वो एक्चुअल में उन चीजों को देखते हैं तो वो उन चीजों को डीपली समझते हैं, उनको समझ में आता है और उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, उनका जो रिस्पॉन्ड है वो बदलता है, उनका बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज के लिए बदल जाता है। सो इन सारी चीजों की वजह से जो कैंप या आउटडोर एजुकेशन जो है वो यूज की जाती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो चीजें हैं जो भी हमने पढ़ी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो है सबसे पहला है एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स। तो अभी अभी हमने जो पढ़ा है वही है यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज द समरी ऑफ होल थिंग। अब हम बात करेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं कैंप के, फिर किस तरह से कैंप को ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। सो जो एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट है उसका मतलब है कि जब आप कैंपिंग करते हैं तो जो आपकी एजुकेशन का लेवल है वहां पर आपकी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। रिक्रिएशनल भी होता है, जब भी आप बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली चीज आप इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग हो जाता है। यू ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। फिर है हमारा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। आप जब भी किसी कैंप के लिए जाते हैं, मोस्टली जो कैंप हैं वो आपको इन्वायरमेंट के क्लोज लेके जाते हैं, नेचर के क्लोज लेके जाते हैं। सो आप में इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस आती है। कई बार आप नेशनल पार्क में जाते हैं घूमने, जूलॉजिकल पार्क है या फिर कोई जो मॉन्यूमेंट्स है वहां पे जाते हैं, तो जब आप वहां पर जाते हैं उन चीजों को देखते हैं तो आप इन्वायरमेंट के प्रति जो आपकी अवेयरनेस है वो बढ़ती है, आप उन चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। फिर है हमारा एनकरेज पीयर इंटरेक्शन। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपने पीयर का मतलब क्या है, जो भी आपके साथ में लोग हैं, आपके जो भी सोशल ग्रुप है जिनसे आप बात करते हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन है वो इंकरेज होता है। आपको उनसे कैसे बात करनी है, किस तरह से आपको उनको कन्विंस करना है, अगर आपको किसी चीज के लिए आपको ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, अपना फूड शेयरिंग, अपनी चीजों की किस तरह से शेयर करना है, अपने थॉट शेयरिंग, एक्सपीरियंस, उनसे कुछ चीजें सीखना, उनको कुछ चीजें सिखाना, तो ये सारी चीजें जो है वो इंकरेज होती हैं और आपका जो रिलेशन है अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी सोशल ग्रुप है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। फिर है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आप जब भी ऐसे कैंप के लिए जाते हैं, एक दिन या फिर एक से ज्यादा कैंप जो है उनका जो टाइम है दैट इज नॉट फिक्स, दैट में वेरी, तो वहां पर आपको चीजें जो है वो खुद से करनी होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सोचते नहीं है कि ऐसा हो जाएगा बट होता है, एंड यू हैव टू मैनेज दोज थिंग्स। तो उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो भी डेवलप होती हैं। फिर यहाँ पे प्रमोट टीम वर्क। टीम वर्क के एग्जांपल की बात करें तो आपने गोल्ड मूवी देखी होगी, वहां पर आपने एक ऐसा इंसिडेंट देखा है जब वहां सारे लोग टीम में होते हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एज अ टीम में है बट नॉट एज अ टीम। उसके लिए वहां पे क्या करता है, उनको बोलता है कि एक जगह से दूसरी जगह उठा के उन्हें पत्थर जो है ईंटें हैं वो एक साइड से उठा के दूसरे साइड रखने हैं। तो सबसे पहले सब क्या करते हैं, एक एक उठाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं, उनका टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, एफर्ट भी लगता है। फिर वो बोलता है इधर से उठा के इधर लेके आओ, अगेन दे डिड द सेम थिंग। फिर उसको बोलता है इधर से उठा के इधर लेके जाने के लिए, देन दे थिंक कि अगर वो इंडिविजुअली ये चीजें करते रहेंगे तो उनका टाइम भी बहुत लगेगा, एफर्ट भी बहुत लगेगा, तो वो एक रैली या लाइन बना लेते हैं और इस ब्रिक को पास करते जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि उनका टाइम भी बचता है, उनका एफर्ट भी बचता है, एंड जो चीज होती है वो होती है उनकी टीम वर्क। तो यहाँ पर जो कैंप है या फिर इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों में टीम वर्क को इंकरेज करते हैं। टीम वर्क का मतलब काम तो करना है बट उसको इफिशिएंट वे में करना है। फिर है यहाँ पे बिल्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी। जब भी आप जा रहे हैं कहीं भी बाहर तो आप अकेले तो नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ कैंप। तो वहां पर आपके कुछ सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो आप जो कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, उनके बीच में रिलेशन बिल्डअप करते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर मेक्स इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। जो कैंप है वो आपको घर वाला कंफर्ट नहीं देते कि आप कहीं भी बैठ के किसी को बोले सुनो पानी लेकर आओ तो आपको पानी मिल जाएगा, आप बैठ के टीवी लेंगे, रिमोट ऑन करेंगे और टीवी देख रहे होंगे। सो ऐसा नहीं होता किसी भी कैंप में। वहां पर आपको चीजें जो है वो खुद करनी होती है, अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है। सो यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं खुद के प्रति भी और अपने ग्रुप जो भी आपके साथ है उनके प्रति, और यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि आप हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते व्हेन यू आर आउट ऑफ योर प्लेस। फिर यहाँ पे है करिकुलम इनरिचमेंट।
करिकुलम का मतलब क्या है? जैसे आपने एक वर्ड सुना है स्कूल में आजकल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी वो एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम का पार्ट है, बट स्टिल दे आर सेड एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो जो करिकुलम है, वो करिकुलम क्या होता है कि करिकुलम आपको ये बोलता है कि आपको इनमें हेल्थ और फिटनेस डेवलप करनी है सपोज। तो हेल्थ और फिटनेस के लिए जो सिलेबस है वो तो बना दिया, बट उस सिलेबस को अचीव करने के लिए जो जो चीजें की जाती हैं, दे ऑल कम अंडर करिकुलम। तो जब आप आउटडोर एजुकेशन जैसी चीजें करते हैं, कैंप करते हैं, तो वो आपके करिकुलम को इनरिच करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस भर पढ़ना इज नॉट इनफ, आप सिलेबस के बियॉन्ड भी चीजों को सीखते हैं। फिर हमारे यूज ऑफ कैंपिंग या आउटडोर एजुकेशन, हम कैंपिंग को आउटडोर एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशन में जाए, पहले की बात करें, तो वहां पर जो आउटडोर एजुकेशन है उसे एज अ कैंप कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ पर है कि कैंप का या फिर आउटडोर एजुकेशन का यूज क्यों करते हैं, क्या नीड है करने की, ना करें तो ठीक है, ना करो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका यूज है, क्यों किया जाता है, हैव अ पॉजिटिव आउटकम, इसलिए यूज करते हैं हम कैंप का। वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइड वर्ल्ड ऑफ न्यू आइडिया। जब आप कैंप में जाते हैं, चीजों को बहुत क्लोजली देखते हैं, जैसे आपको पता है कि हाँ पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे होते हैं, बट जब आप एक्चुअली में जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि वो कितने ऊंचे हैं। सपोज जैसे अगर मैं अभी एनबीएस की वेबसाइट देख रही थी, वहां पर जो बच्चे हैं उनको ले गया गया था इसरो में जो भी वहां पे रॉकेट और मिसाइल्स है वो देखने उनको लेके जाया गया था। तो वो देखते हैं कि एक्चुअली में जो मिसाइल्स है जिनके बारे में हम टीवी में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कितनी बड़ी होती है, किस तरह से बन रही है। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हैं तो वो आपके अंदर एक अलग ही तरह के लेवल को, अलग तरह की नॉलेज को डेवलप करता है। जैसे अभी इस समय न्यूज़पेपर में एक चीज बहुत चल रही है, बायजूस का एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि अगर आप उसको जीतते हैं तो आपको नासा लेके जाया जाएगा। तो नासा ले जाने का मतलब ये तो नहीं है कि उनको एस्ट्रोनॉट बना के सीधे स्पेसशिप में भेज देंगे। नासा ले जाने का मतलब क्या है, जब उन्हें वहां पर लेके जाएंगे तो दैट विल बी जस्ट अ काइंड ऑफ कैंप, जो उनके अंदर इंटरेस्ट करेगा उनकी स्किल्स को। वो जब उन चीजों को एक्चुअल में, रियल में देखेंगे, तो जो उनके आइडियाज है, जो उनके इनोवेशन है, जो उनके क्रिएशन है, या उनका जो माइंड है वो अलग तरह से प्रोसेस करेगा। वो उस चीज को जब इतने क्लोजली देखेंगे तो समझ पाएंगे, अच्छा ये इस तरह से होता है। सो जो कैंपिंग है, जब आप चीजों को इतना क्लोजली देखते हैं तो आप उसकी जो नॉलेज, एक डीपर नॉलेज, उसकी जो लर्निंग है वो बहुत परसिस्टेंट लर्निंग होती है। आप उस चीज को बहुत अच्छे से पर्टेन करते हैं, लॉन्गर टाइम तक के लिए वो चीज आपके दिमाग में रहती है, जो आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर यहाँ पे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप स्किल। जो भी कैंप है वो आपको अपॉर्चुनिटीज तो देते ही हैं इन सारी चीजों को देखने की, समझने की, इसके साथ में आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी को भी डेवलप करते हैं। और लीडरशिप क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो ये सारे जो कैंप है, रिक्रिएशनल कैंप भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपके अंदर लीडरशिप को भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ नेचर एंड इट्स कॉम्पोनेंट। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, और भी जब आप इस तरह की जूलॉजिकल पार्क में जाते हैं या फिर पहाड़ों पे रहने जा रहे हैं, किसी भी ऐसे जगह जाते हैं, उत्तराखंड में मोस्टली जो कैंपिंग एरिया है वहां पर है, वहां पे लोग कैंप लगाते हैं, तो आप नेचर को एक्चुअली में समझ पाते हैं कि अच्छा ये नेचर में जो चीजें हैं, क्यों आपको ये सारी चीजें करनी है, क्यों आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट के प्रति जो आपकी अवेयरनेस है, आपका जो उसके प्रति लगाव है वो बढ़ता है। आप समझते हैं कि नहीं, आपके घर के अलावा भी जो दुनिया है वो है, और वो किस तरह से है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका माइंड है वो एक अलग डायमेंशन में सोचने लगता है। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत हद तक बदल जाता है जब इस तरह के कैंप अटेंड करते हैं। फिर यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो कई लोग को चीजें आती हैं, दे हैव अ गुड नॉलेज, बट वो अपनी बात बोल नहीं पाते हैं। सर कम्युनिकेशन स्किल जो है, जब आप कैंप में जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, क्योंकि वहां पर आपको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, तो आप अपनी चीजें जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। जो चीजें आप सिर्फ सोचते हैं, अपने आइडिया जो सिर्फ सोचते हैं, उनको भी आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि आपको मौका मिलता है अपने आइडियाज को, अपनी चीजों को, अपनी बात को रखने का। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने फोन पे बात की, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जिस भी तरह की नॉलेज है, उसको किसी भी मीडियम या चैनल के थ्रू दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन। तो जब ये कैंप जो है, ये सारी चीजें जो हैं, वो आप में कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करते हैं। फिर बात करें टाइप ऑफ कैंप्स के बारे में, तो कैंप जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग एजुकेशनल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जिस तरह की वहाँ पे एजुकेशन देनी है, मिलिट्री कैंप अलग होते हैं, एजुकेशनल कैंप अलग होते हैं, स्पोर्ट्स कैंप अलग होते हैं, हेल्थ कैंप अलग होते हैं। तो जो कैंप है वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाए जा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल स्काउट एंड गाइड कैंप, बहुत सारे लोग ने स्काउट गाइड कैंप जो है अटेंड किया होगा। वहां पर उन लोगों को सिखाया जाता है कि जो टेंट है वो कैसे लगाया जाता है, किस तरह से जो नेचर है वहां से आपको चीजें लेनी है, किस तरह आपको लिमिटेड खाने में भी काम चलाना है, और बहुत सारी चीजें हैं, गार्ड कैसे बांधनी है, फिशिंग कैसे करनी है, गार्डनिंग कैसे करनी है, और उन सारे टूल्स को किस तरह से यूज करना है। उनको बैचेस भी मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हाँ जिसने जो चीज की है, फिर जिसने जिस चीज में महारत हासिल कर ली उसको बैच मिल जाता है। तो सारी चीजें जो है वो कैंप में होती हैं ताकि वो उनको इंकरेज भी करें कैंप अटेंड करने के लिए। फिर एनएसएस और एनसीसी का कैंप बहुत सारे लोग ने अटेंड किया होगा, वहां भी आपको पता है चीजें किस तरह से होती हैं। एजुकेशनल कैंप जो है वो एजुकेशनल कैंप जैसे हमने बात की, जो छोटे बच्चों को लेके जूलॉजिकल पार्क जाया जाता है, या फिर क्लास 9-10 के बच्चों को साइंस सिटी लेके जाते हैं, इसरो विजिट कराते हैं, या फिर कोई भी इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है वहां लेके जाते हैं उनको, तो दे आर काइंड ऑफ एजुकेशनल कैंप। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के भी कैंप लगते हैं जो उनकी उन चीजों को सिखाते हैं। हेल्थ कैंप लगते हैं अलग अलग रिमोट एरियाज में, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए, या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो कैंप है वो लगाए जाते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम बहुत सारे ऐसे कैंप लगे थे जिनका मेन काम यही था कि वो लोगों को अवेयर कर रहे थे, जो मास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि उन्हें चीजें जो है वो कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। तो जो कैंप है उनके अलग अलग मोटिव्स होते हैं, इस तरह से वो काम करते हैं। फिर रिक्रिएशनल कैंप है, रिक्रिएशन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। योगा, डांस, मेडिटेशन, जुम्बा, इन सारे के भी जो है वो कैंप लगते हैं ताकि जो लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग जाके कोई ऐसे कैंप जो है वो अटेंड करते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। फिर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैंप, कभी कोई टीम नेशनल के लिए जा रही है, ओलंपिक्स के लिए जा रही है, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, या फिर किसी भी तरह के टूर्नामेंट से पहले जो भी उनके बच्चे हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए, एथलीट्स को प्रिपेयर करने के लिए कैंप लगाया जाता है। तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैंप होता है। नॉर्मली समर कैंप भी लगते हैं। समर कैंप में कोई भी जो है स्किल, चाहे वो कराटे की स्किल हो, सेल्फ डिफेंस हो, या फिर किसी भी अलग अलग गेम की कोई स्किल या उस गेम को सिखाने के लिए भी वहां पे कैंप लगाए जाते हैं ताकि वो एक नई स्किल सिखा सकें। बच्चे जो अपने खाली टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सके, जो चीज सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। स्विमिंग के कैंप लगते हैं गर्मी में। तो ऐसे बहुत सारे कैंप जो है वो स्पोर्ट और गेम से रिलेटेड भी लगते हैं। फिर बात करें कि जो कैंप है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। अगर आपको खुद कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर कौन से फैक्टर्स जो है वो एक कैंपिंग को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज है कैंप पर्सनल। किसी भी कैंप के लिए जो कैंप पर्सनल है, जो उस कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड। जितने भी कैंपर्स हैं उसके हिसाब से जो कैंप पर्सनल्स हैं, कैंप का डायरेक्टर होता है, वहाँ अकाउंटेंट होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, कुकिंग के लिए भी एक अलग से मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है कैंपिंग पर्सनल है जो वो रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज करना है। सेकेंड है बजट। बिना बजट के आप कैंप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। कैंप में जो कैंपर्स हैं उनकी बहुत सारी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, उनको उनके आने जाने के लिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, उनकी फूडिंग, ये सारी चीजों के लिए आपको जो है बजट भी चाहिए होता है। फिर है कैंप साइट। कैंप लगाने से पहले आपको जो कैंप है वो कहाँ पे लगाना है। कैंप जो है वो ऐसी जगह होना चाहिए जो शहर से बहुत क्लोज ना हो। ऐसा नहीं हो कि शहर के अंदर ही कैंप है। कैंप का मतलब हमेशा टेंट में रहना नहीं होता है। जो कैंप है वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जा रहा है। अगर वो कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कैंप है तो वो किसी स्टेडियम में लगाया जाता है, स्कूल में लगता है, डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंप है जैसे बाहर जाके नेचर से रिलेटेड कैंप है, बाहर जैसे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जो कैंपिंग होती है, बीपीएड में उनको कैंप में ले जाया जाता है, तो यूजुअली उत्तराखंड जैसी कोई जगह पे वहां पे कैंपिंग की जाती है। तो कैंपिंग साइट डिसाइड करने से पहले आप ये देखते हैं कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे अवेलेबिलिटी है वाटर की, लाइट की, या फिर वहां पर आप जाके कैंप लगा सकते हैं कि नहीं, वो एरिया सेफ है या नहीं, या फिर उसके लिए अगर कोई परमिशन रिक्वायर्ड होती है तो वो भी आप पहले से ले लेते हैं। फिर है यहाँ पर फूड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिना खाने के तो काम चलेगा नहीं। सो किसी भी कैंप के लिए आप वहाँ फूड की अवेलेबिलिटी भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जितने लोग हैं उस हिसाब से खाना होना चाहिए ताकि सबको हो जाए। फिर है यहाँ पर इक्विपमेंट सप्लाई। कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। कैंप के लिए रोप चाहिए, मैच स्टिक, कैंडल, गेम्स कराने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, कैंपिंग फायर के लिए चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट है, उनकी सप्लाई जो है वो भी करनी होती है। और कुछ चीजें जो है वो कैंपर्स खुद लेकर आते हैं। तो ये चीजें बताना कि किसको कौन कौन सी चीजें अपने साथ में लेकर आनी है, ये सब जो है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैंप ऑर्गेनाइज करने से पहले। फिर है प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। कैंप से पहले डिसाइड करना होता है कि उनको कौन कौन से प्रोग्राम और एक्टिविटीज करानी है। ये ना हो कि कैंप के बाद आप डिसाइड करें तो जो कैंप है उसका जो टाइम है वो फुली यूटिलाइज नहीं होता। तो जो भी प्रोग्राम कराने हैं, जो भी एक्टिविटीज करानी है, दे शुड बी प्लान बिफोर द कैंप। फिर यहाँ पे डेली प्रोग्राम, जो डेली प्रोग्राम है कि सुबह कितने बजे उठना है, किस समय कहाँ पर जाना है, मील का टाइम क्या होगा, डिनर का टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो भी पहले से प्रिपेयर करनी होती है। और ये सारी चीजें जो है सारे कैंपर्स को भी पता होनी चाहिए, सो दैट वो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहें।
फिर है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कैंप। कैंप का ड्यूरेशन भी पहले से ही डिसाइड करना होता है कि जो कैंप है वो कितने टाइम का होगा, जो कैंप है वो किसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि जो कैंप है वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जा रहा है। फिर है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैंपर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कैंपर्स हैं वो उस कैंप कैसे आएंगे और फिर वहां से वापस अपने इंस्टीट्यूशन या घर कैसे जाएंगे, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी होती है। फिर है प्लानिंग, पिचिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ टेंट। यहाँ पर आपको ये प्लान करना होता है कि जो कैंप साइट है वहां पे आपको टेंट किस तरह से लगाने हैं, कितना स्पेस है आपके पास, किस तरह से आपको वहाँ कुकिंग के लिए आपको जगह करनी है, वहाँ पे डेली एक्टिविटीज के लिए, गेम्स के लिए, बोन फायर के लिए। अगर ये सारी चीजें आपको करानी है तो उनके लिए आपको जो स्पेस है, जो प्लानिंग है, जो पिचिंग है वो पहले से ही करनी होती है। उसका जो मैप है वो पहले से ही बना के रखना होता है। देन द ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे कैंपर्स हैं तो एक जो सुपरवाइजर या फिर कोई एक पर्सनल जो है उन सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए वहां पे उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर उनके वॉलंटियर्स या लीडर्स उसमें बनाए जाते हैं। अलग अलग ग्रुप पर्सन को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि क्या क्या चीजें जो है वो उन्हें करनी है, किसको रिपोर्ट करना है। अगर वो जाएंगे तो ग्रुप में जाएंगे, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा, तो इसलिए वहां पे ग्रुप बनाया जाता है ताकि उन बच्चों का, उन कैंपर्स का इजिली कंट्रोल किया जा सके। देन देयर इज हेल्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्थ जो है, कभी भी जब भी कैंपर जाता है किसी भी कैंप के लिए तो उनका हेल्थ सर्टिफिकेट लिया जाता है ताकि पता रहे कि किसी कौन सी प्रॉब्लम है, किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको डिनाई कर देते हैं, नहीं लेके जाते हैं कैंप में। अगर उन्हें प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, हेल्थ के लिए वहां पे मेडिकल ऑफिसर्स होता है, फर्स्ट एड किट होती है, और उनका जो हेल्थ सिस्टम है ताकि वो बेसिक और प्राइमरी जो फैसिलिटीज हैं वो दे सके, उसकी भी वहां पे पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। नेक्स्ट इज सैनिटेशन एंड लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कैंप के लिए वहां पे प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए ताकि रात में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। देन देयर इज रिकॉर्ड्स, कैंप को कराने से पहले जो भी वहाँ पे कैंपर है उनका रिकॉर्ड, वो लोग कहाँ से आए हैं, हेल्थ का रिकॉर्ड, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो रखने होते हैं ताकि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो उसका यूज कर सकें। फिर यहाँ पर फीस एंड रिसीट, अगर जो कैंप है वो अगर किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है या फिर अगर उनसे कोई फीस लेनी है तो जो फीस है वो पहले से ले लेनी चाहिए, जो रिसीट है वो प्रॉपर उनको देनी चाहिए सो दैट उसके लिए कोई भी इशू क्रिएट ना हो। देन देयर इज रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी कैंप में जो टाइम है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और जो चीजें हैं वहां पे जो लर्निंग प्रोसेस है, जो उनके एक्सपीरियंस हो वो अच्छे हो, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या हो रहा है, कब हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं होगा, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। तो वहां पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करे उसके लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए, और जो वहां जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो चीजें बहुत अच्छे से वेल मैनेज तरह से बिहेव करे, उनका जो बिहेवियर अच्छा हो, उनको वहां पर उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन देयर इज सेफ्टी, किसी भी कैंप के लिए जो सेफ्टी है वो सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि जो भी कैंपर्स है उनकी सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करें तो उनकी सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी चीजें करनी है, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो या फिर किसी भी तरह के डिजास्टर से मैनेज करने के लिए, अगर वहां पे स्विमिंग पूल है तो उसके लिए वहां पे लाइफ गार्ड, ये सारी चीजें जो है वो पहले से अरेंज करके रखनी चाहिए सो दैट कोई भी ऐसी चीज ना हो या फिर ऐसा कोई रिस्क क्रिएट ना हो। एंड द लास्ट थिंग इज प्रॉब्लम्स ऑफ कैंप, किसी भी कैंप को ऑर्गेनाइज करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है। कई बार जो है पानी की कमी हो जाती है, वहां पे प्रॉपर वाटर नहीं मिलता, कई बार फूड इनसफिशिएंट हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो अगर कोई भी कैंप जो है वो वेल प्लान किया है तो इन सारी चीजों से कोप अप होना भी इजी है।